Bismillahirrahmanirrahim. So now let's talk about the X-ray diffraction. X-rays are electromagnetic waves जो कि हम usually देखते हैं the light coming out from the bulb या फिर light coming out from the sun. ये आपके पास electromagnetic waves हैं. इनकी एक्स-रेज जो है इसी तरह की वेव्स हैं और जनरेट करवाने के लिए तो ज़ाहिर है फिर हम करते ये हैं कि किसी टारगेट मेटल पे हम कोई इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करवा के वहाँ टारगेट पे इंसिडेंट करवाते हैं और उस टारगेट से फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक शेल से दूसरे शेल से या फिर एक शेल से निकाल दिया जाता है, फिर ट्रांजिशन होती है और उस ट्रांजिशन से कोई वेव जनरेट होती है क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे जब ट्रांजिशन होगी तो उस केस में एक्स रेज इमिट होंगी. इनकी जो वेव लेंथ है वे ये 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में है. सो 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में इनकी वेव लेंथ हो तो हम इनकी एनर्जी निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग जस्ट द फार्मूला एच न्यू या एच सी ओवर लेमडा. यहाँ h constant है, Planck's constant, c is the velocity or the speed of light, lambda is the wavelength of our x-rays. इसकी जगह वैल्यूज़ प्लग करते हैं तो हमारे पास फाइनल जो रिज़ल्ट आता है इट्स 12.42 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्सीमेटली 12 और 13 की रेंज में है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. क्रिस्टल की स्टडी को क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें तकरीबन 10 to 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की एक्स-रेज चाहिए होती है. तो ऑलरेडी हमारे पास इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या इसकी जो वेवलेंथ कंसिडर करी जाए ये वाली तो 12.42 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वेव्स मौजूद हैं. सो इनके थ्रू हम लोग पेनिट्रेट करवा के एक्स-रेज की स्टडी कर सकते हैं, एक्स-रेज के थ्रू क्रिस्टल की स्टडी कर सकते हैं. बाय द वे दिस टेक्निक इज़ नोन एक्स-रे डायफ्रैक्शन या जिसको आप XRD बोलते हैं. ये एक्स-रेज की डायफ्रैक्शन ही है. ये एक्स-रेज के लिए जो बेनिफिट्स हैं इसके उसमें ये कि चीप हैं, आई मीन ईज़िली ऑब्टेन की जा सकती हैं. फोटोग्राफिक प्लेट पे इनको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, सो दे आर नॉट कॉस्टली टू डिटेक्ट. ओके, और फिर एयर से ये पेनिट्रेट कर जाती हैं तो जाहिर सी बात है हमें किसी वैक्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम किसी अपने ऑब्जेक्ट को जिसको स्टडी कर रहे हैं उसको किसी वैक्यूम में रखा जाए. डिस्कवर की विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम लॉरेंस ब्रैग, बॉब ब्रैडन ने डिस्कवर किया और फिर उन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी इसी चीज़ पे मिला था. 1913 में डिस्कवर की है. आई डोंट रिमेंबर के किस ईयर का है नोबेल प्राइज़ इनको मिला था, पर मिला है इनको इसी चीज़ पे, इन बॉब ब्रैडन को नोबेल प्राइज़ मिला था. अब इस डायफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हम ब्रैग्स लॉ यूज़ करते हैं. You are familiar with the Bragg's law from your very basic concept. Let me revise it. Okay, Bragg's law is just a condition for the interference. Either it's a constructive interference या destructive interference. होता यह है कि हम एक्स-रेज को इंसिडेंट करवाते हैं, एक्स-रेज हम इंसिडेंट करवाते हैं अपने टारगेट के ऊपर और उस टारगेट की प्लेन से इंटरप्लेनर जो स्पेसिंग है उसको देखते हुए वेव्स डायफ्रैक्ट होती हैं और डायफ्रैक्शन के बाद कोई एक पैटर्न बनता है जिसको हम एनालाइज करते हैं. उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है n लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा. n इंटीजर है, लेमडा इज़ द वेवलेंथ ऑफ आवर एक्स-रेज और थीटा इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस. Let me derive this Bragg's law. Assume that कि हमारे पास कोई क्रिस्टल है इस तरह की, ये उसकी प्लेन्स हैं या इंटरप्लेनर स्पेसिंग है जो है यहाँ पे वो एक प्लेन से दूसरी प्लेन का डिस्टेंस d है और हमने दो एक्स-रेज इंसिडेंट करवाई है. मोनोक्रोमेटिक एक्स-रेज हैं, सेम सोर्स से आ रही हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, डायरेक्शन ये सब सेम है. अब एक वेव ए है, दूसरी बी है. ए वेव यहाँ पे
इंटरेक्ट करती है इस लैटिस पॉइंट या एटम के साथ और यहाँ से डाइफ्रैक्ट होके ए प्राइम डायरेक्शन में चली जाती है। इसी तरह बी वेव यहाँ से आएगी और डाइफ्रैक्ट होके ये इस डायरेक्शन में चली गई है। अब ये वेव्स सिर्फ ये वाली डायरेक्शंस नहीं है, क्योंकि यहाँ एक लैटिस पॉइंट मौजूद है। सो लैटिस पॉइंट से ये सिंगल वेव नहीं आ रही थी, यहाँ बंच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या एक्स रेज आ रहे होंगे और वो यहाँ से स्कैटरिंग के बाद हर डायरेक्शन में यूँ स्कैटर करेंगे और वो स्कैटरिंग इससे भी हो रही होगी, इसी तरह की एक स्कैटरिंग इस लैटिस पॉइंट से भी हो रही होगी। वो फिर किसी ना किसी पॉइंट पे यहाँ एक दूसरे के साथ मैच करेंगे, कोइंसाइड करेंगे और फिर हम उस पैटर्न को एनालाइज करेंगे, डिटेक्ट करेंगे कि वहाँ आपके पास कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रही है। आई मीन किस तरह का पैटर्न आता है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने जस्ट 2 वेव्स ली थी और इनको हम देखते हैं कि जब ये यहाँ एक दूसरे को कोइंसाइड करें या मैच करेंगी तो इनके दरमियान पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कितना क्रिएट हो चुका होगा। लुक एट दिस वन या ए एक्सरे यहाँ से डाइफ्रैक्ट होके चली गई, बी जो है वो डाइफ्रैक्ट होके सेकंड लेयर से डाइफ्रैक्ट होके जा रही है। सो मैं अगर यहाँ पे इसको एक्सटेंड करता हूँ, इसी वेव को एक्सटेंड करता हूँ, तो यहाँ ये वेव बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर बनेगी। इसी तरह इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे भी ये इसके परपेंडिकुलर होगी। यहाँ तक का डिस्टेंस यानी इस पॉइंट से ए का इस पॉइंट से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस और इस बी का यहाँ से आर पॉइंट तक का डिस्टेंस ये सेम है इस साइड का। इसी तरह इस पी से लेके ए प्राइम वेव जो जा रही है और इस एस पॉइंट से बी प्राइम जो वेव जा रही है, यहाँ दोनों डिस्टेंसेस सेम है। मगर इस बी वेव ने, बी इंसिडेंट और बी प्राइम स्कैटर्ड वेव ने कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था, आर पॉइंट से लेके एस पॉइंट तक का डिस्टेंस। सो दिस एक्स्ट्रा डिस्टेंस शुड बी आर क्यू प्लस एस क्यू, यस एस क्यू। अब किसी तरीके से मैं इसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंट मेरे केस में ये थीटा था, यहाँ पे थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो ट्राई एंगल बन रही है यहाँ पे पी आर क्यू और पी क्यू एस, ये राइट ट्राइंगल्स हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है। ये एंगल्स 90 डिग्री के हैं जो हमने एक्सटेंड करने से बनाए थे। अब मुझे अगर किसी तरह यहाँ का एंगल, इस ट्राइंगल में ये एंगल पता चल जाता है जो यहाँ येलो लाइन के साथ शो किया गया है, यहाँ पे भी येलो के साथ शो किया गया, एंगल पता चल जाता है मुझे किसी तरीके से, तो मैं कैलकुलेट कर सकूँगा कि यहाँ का कितना डिस्टेंस है, क्योंकि मुझे इस तरफ का डी पता होगा। सी हियर इज द एंगल थीटा जो इंसिडेंट एंगल है, और इस इंसिडेंट और इस एक्सटेंडेड के दरमियान, यानी ये डॉटेड लाइंस जो ब्लैक हैं और ये इंसिडेंट के दरमियान यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है। इन दो के दरमियान 90 डिग्री एंगल है। अब ये 90 डिग्री इक्वल है थीटा इंसिडेंट प्लस जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इस प्लेन, ये वाली प्लेन और पी आर के दरमियान, मतलब ये जो रेड शो किया गया है ये एंगल, ये फॉर श्योर इक्वल होगा थीटा प्लस दिस थिंग इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर ये एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। वी ऑल्सो नो कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग जब हम मालूम करते हैं तो डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग परपेंडिकुलर होता है इस प्लेन की, जो पैरेलल लाइंस हैं ये इनके दरमियान परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर ना होता तो फिर हम इनके दरमियान का डिस्टेंस शॉर्टेस्ट मालूम ना कर रहे होते, मतलब वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग ना होती। सो दिस इज़ आल्सो परपेंडिकुलर। ये मेजेंटा कलर में जो शो किया गया है इट्स अ 90 डिग्री हेयर, 90 डिग्री हेयर। इस प्लेन और इस डी के दरमियान का डिस्टेंस यानी पी क्यू के दरमियान का डिस्टेंस 90 डिग्री का है।
सॉरी पी क्यू के दरमियान, जो पी क्यू के दरमियान और इस प्लेन के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। अगेन ये वाला थीटा हम मालूम कर चुके हैं जो कि 90 माइनस थीटा के इक्वल है। यहाँ मुझे एंगल फाइंड करना है उस ट्राई एंगल में पी आर क्यू में, यहाँ का एंगल फाइंड करना है, जबकि मुझे मालूम है ये मेजेंटा एंगल 90 डिग्री का है। सो दिस 90 डिग्री इज इक्वल टू दिस एंगल रेड में जो शो किया गया प्लस यहाँ जो ब्राउन कलर में लाइट येलो कलर में शो किया गया ये एंगल, इन दोनों को अगर सम किया जाए तो आपके पास 90 डिग्री है। या फिर यहाँ का एंगल सिर्फ जो इस ट्रायंगल का एंगल है वो 90 माइनस 90 प्लस थीटा है, यानी ये एंगल भी थीटा ही निकल आया। सो इंसिडेंट एंगल यहाँ भी सेम वही एंगल है, इसको अगर प्रोसीड करेंगे तो इस तरफ से भी वही एंगल थीटा ही आएगा। अब मुझे एक ट्रायंगल में पी आर क्यू ट्रायंगल में यहाँ का थीटा भी पता चल गया, यहाँ एंगल 90 डिग्री है, तो मैं फिर यूँ देख सकता हूँ कि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने एल्टीट्यूड और साथ वाली बेस, जबकि मुझे मालूम करना है पी क्यू विच इज़ जस्ट एन एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड इसके अलोंग डी का साइन कंपोनेंट यानी ये बनेगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू आर क्यू, इसी तरह डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू एस, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हैं। वो कैसे, यहाँ का एंगल और इस ट्रायंगल में सेम एंगल है एक, फिर ये कि एक एंगल 90 डिग्री का है, इसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का है, ये लेंथ यानी इंटरप्लेनर स्पेसिंग ये भी इनमें शेयर्ड है। सो दीज शुड बी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें दो एंगल भी इक्वल हैं और एक लेंथ भी शेयर्ड है, तो ये साइड्स भी इनकी आपस में फिर इक्वल होनी चाहिए। दैट्स वाई दिस आर क्यू इज इक्वल टू पी एस, और हम मालूम कर चुके हैं कि आर क्यू इज इक्वल टू साइन थीटा एंड पी क्यू not this PQ, sorry. So these two things RQ is equal to QS, RQ और QS इक्वल हैं, जबकि QR हम निकाल चुके हैं, Q एंड R इज इक्वल टू D साइन थीटा था। सो पाथ डिफरेंसेस को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल पाथ डिफरेंस इन दो वेव्स का आ जाता है कि कितना ट्रैवल किया, D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा 2D साइन थीटा। अब ये 2D साइन थीटा जो है इक्वल है n लैम्डा के, वेयर n इज नंबर जो कि अगर पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस कंप्लीट लैम्डा का है तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, और अगर ये कंप्लीट लैम्डा ना हुआ तो फिर उस केस में ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अगर स्टडी करें तो यानी अगर इस चीज़ को देखा जाए तो इन दो वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का है। कंप्लीट लैम्डा का अगर पाथ डिफरेंस है या सम मल्टीपल ऑफ लैम्डा, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा का डिफरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, पैटर्न इस तरह का होगा। और अगर ये लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस हुआ, 3 लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस हुआ, या किसी भी तरह से कोई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस हुआ तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। वी आर इंटरेस्टेड इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यहाँ n इज़ जस्ट अ नंबर 1 2 3, इस हिसाब से ये हमारे पास इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। और इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए या ब्रैग्स लॉ को यूज़ करते हुए हम लोग क्रिस्टल एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को स्टडी करते हैं, या इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड करते हैं कि क्रिस्टल के दरमियान ये डी डिस्टेंस कितना है। हमें क्योंकि इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न पता चलता है, वेवलेंथ वहाँ से हम मालूम कर सकते हैं, तो बाकी चीज़ें तो नाउन है। थीटा हम खुद ही इंसिडेंट करवा रहे होते हैं तो थीटा इटसेल्फ इज़ नाउन, अननाउन चीज़ तो सिर्फ ये डी ही बच जाता है जो इजीली उसमें से फाइंड किया जा सकता है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है जैसा कि XRD में यूज़ होती है इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड करने के लिए। दैट्स ऑल अबाउट
Bragg's law and XRD crystal diffractions. Thank you.